अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फर्स्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। वाइंडिंग अप के दो तरीके के होते हैं। समापन की जो विधियाँ होती हैं वह दो तरीके की है। एक पहला है वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल एंड सेकंड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप को हम बोलते हैं अधिकरण द्वारा समापन, जिसे अनिवार्य समापन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, और स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो नोन एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। अब इसका जो आधार होता है वो क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। किस किस आधार पर ये जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप है या ट्रिब्यूनल के द्वारा जो वाइंडिंग अप है वो करी जाती है। पहला पॉइंट आता है, इफ़ द कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेब्ट। अगर कंपनी अपने जो ऋण है उसका भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है तब। सेकेंड पॉइंट आता है, इफ द कंपनी इज पास्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया है और कि ट्रिब्यूनल के द्वारा हमें वाइंडिंग अप करनी है। थर्ड पॉइंट आता है, इफ द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और इंडिया। अगर कंपनी जो है वो देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित के विरुद्ध अगर कोई काम कर देती है तो। एंड इफ द ट्रिब्यूनल हैज़ ऑर्डर्ड द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अंडर चैप्टर ऑफ द एक्ट बिकॉज ऑफ इट्स इट बिकमिंग अ सिक कंपनी। अगर वह सिक कंपनी बन गई तो उस आधार पर अगर ट्रिब्यूनल ने उसको ऑर्डर कर दिया है। इफ़ एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय द रजिस्ट्रार, और या फिर रजिस्ट्रार ने जो है वो एप्लीकेशन दी है, और एनी अदर पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, अगर उसने अंडर द एक्ट तो अगर उसने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी है तो। अब द ट्रिब्यूनल शैल मेक सच एन ऑर्डर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेज। अब जो ट्रिब्यूनल है वो किसी भी केसेस के अंदर ऑर्डर कर सकता है। इफ़ द अफेयर ऑफ द कंपनी हैज़ बीन कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। अगर कंपनी का जो संचालन हो रहा है वह कपटपूर्ण तरीके से हो रहा है। इफ़ द कंपनी हैज़ फॉर्म अ फ्रॉडुलेंट और लॉफुल पर्पस, या कंपनी को जो बनाया गया है वो ही फ्रॉड और लॉफुल पर्पस के हिसाब, या फिर इफ द पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी हैज़ बीन फाउंड गिल्टी और फ्रॉड और मिसफिसेंस और मिसकंडक्ट इन कनेक्शन देयर ऑफ। अगर ये तीन रीज़न रहते हैं तो जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर कर सकती है फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इफ द कंपनी हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी जो है उसने डिफ़ॉल्ट करा है, रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग नहीं करी या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा है, जिस इन द लास्ट प्रिसीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में अगर उसने ये डिफ़ॉल्ट कर दिया इन दोनों स्टेटमेंट में, तो भी ट्रिब्यूनल कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर कर सकता है। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, इफ द ट्रिब्यूनल इज इन द ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल एंड दैट द कंपनी शुड बी वाइंड अप। या फिर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये न्यायपूर्ण है और समतापूर्ण है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए, उसकी राय में अगर उसको ऐसी फीलिंग होती है तो वो ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंपनीज इनएबिलिटी टू पे इट्स डेब्ट। कंपनी की असमर्थता ऋण चुकाने में कब हो जाती है? द कंपनी इज डीम्ड टू हैव बीन अनेबल टू पे इट्स डेब्ट इन द फॉलोइंग केसेस। जिसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं, मांग पर ऋण चुकाने में असफल होने पर, फेलियर टू पे ऑन डिमांड। अगर जो कंपनी है वो जो उसके जो भी लेनदार से के प्रति 1 लाख से अधिक राशि चुकाने में उत्तरदायी होती है, और वह लेनदार कंपनी को अपना धन चुकाने की मांग करता है, और कंपनी और जो उसने मांग पत्र है उस तिथि से 21 दिन के भीतर अगर वह धनराशि नहीं चुकाती है और लेनदार की समुचित संतुष्टि अगर उसको नहीं होती है, तो वो क्या कर सकता है, ऋण चुकाने के लिए ये माना जाएगा कि कंपनी जो है वो ऋण चुकाने में असमर्थ है, और ऐसे मांग पत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पंजीकृत डाक या अन्य प्रकार से पहुंचाया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, अनसेटिस्फाइड डिक्रीज डेब्ट, जिसको हम बोलते हैं असंतुष्ट डिक्रीयुक्त ऋण। अगर यदि कोई भी कंपनी तब भी अपना ऋण चुकाने में असमर्थ मानी जाएगी जब वह जो है कोर्ट या ट्रिब्यूनल या अधिकरण द्वारा अपने विरुद्ध जारी की जो डिक्री है अथवा ऋण चुकाने का जो आदेश है उसकी अनुपालना नहीं कर पाती है, तो भी ये माना जाएगा कि कंपनी इज इनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग इनेबिलिटी टू पे डेब्ट्स और कमर्शियल इंसॉल्वेंसी। थर्ड पॉइंट देखते हैं ऋण चुकाने में असमर्थता सिद्ध करने पर अर्थात व्यापारिक दिवालियापन करने पर। कोई भी कंपनी जब तक अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ ही मानी जाएगी जब तक अधिकरण के समक्ष यह सिद्ध ना कर दे कि वह अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है। और कोई भी कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है अथवा नहीं, यह बात का निर्णय करते समय अधिकरण कंपनी के जो संदिग्ध अथवा भावी कॉन्टिंजेंट या प्रोस्पेक्टिव दायित्व को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसके अंदर कि क्या रीज़न है जिसके आधार पर जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर पास करता है कंपनी के वाइंडिंग अप करने के लिए। पहला पॉइंट हम देखते हैं डेडलॉक इन मैनेजमेंट। डेडलॉक इन मैनेजमेंट जो है प्रबंधन में गतिरोध। अगर ये देखा जाता है कि वेयर देयर इज अ टोटल डेडलॉक इन मैनेजमेंट द कंपनी एंड देयर इज नो प्रैक्टिकल रेमेडी द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर वाइंडिंग अप। यदि कंपनी के प्रबंधन का पूर्णतः गतिरोध उत्पन्न हो गया है और कंपनी की समस्या का कोई निदान का कोई उपचार नहीं है, उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या किया जाएगा, अधिकरण ऑर्डर कर देता है। सेकंड है कंपनी का आधार समाप्त होने पर। जो कंपनी का मूल आधार था वही समाप्त हो गया है। ठीक है, जैसे जब कंपनी के जीवन के आधार या कंपनी की विषय वस्तु ही समाप्त हो गई हो, जिस विषय के लिए हमने उसको बनाया था, उसका निर्माण किया था, हम वही समाप्त हो गई है। या जब कंपनी का मूल उपदेश ही असफल हो गया, जो कंपनी का मूल उपदेश था, कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वही ख़त्म हो गया है, तो भी क्या माना जाएगा कि कंपनी का जो आधार है वो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निरंतर हानियाँ, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस लॉसेस। अगर कंपनी को निरंतर हानियाँ हो रही है तो भी क्या माना जाता है कि जो ये समापन का आदेश ट्रिब्यूनल दे सकता है। ऑपरेशन इन ऑफ माइनॉरिटी, जिसको अपन बोलते हैं कपटपूर्ण या विधि विरुद्ध, ये जिसमें हम बोलते हैं इसको अल्पसंख्यक अंशधारियों के प्रति अन्याय। अगर ऐसा है कि अल्पसंख्यक अंशधारी है, अगर उनके प्रति अन्याय पाया गया है तो भी ये आधार बनता है वाइंडिंग अप का। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट और इलीगल पर्पस, या फिर कंपनी का ये देखा जाता है जो कंपनी का जो निर्माण किया गया है वह कपटपूर्ण या विधि विरुद्ध उपदेश के लिए करा गया है, फ्रॉड करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं जनहित। अब वो जो कंपनी है वो जनहित के लिए काम नहीं कर रही है और ये अच्छा है कि वो उसका बंद हो जाए, तो ये ज़्यादा देश के लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाभांश घोषित नहीं करना। अगर जो कंपनी है इट फेल्स टू डिक्लेयर द डिविडेंड, तो भी ये माना जाता है कि कंपनी का तो भी ये आधार बनता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप करा जाए। लास्ट पॉइंट देखते हैं बुलबुला कंपनी, जिसको अपन बोलते हैं बबल कंपनी। यदि कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो कोई कारोबार नहीं करती है, दिखाने के लिए बनाई गई है, अथवा जिसकी कोई संपत्ति नहीं है, वह उसको हम बबल कंपनी या बुलबुला कंपनी कहते हैं। इस प्रकार जो कंपनियां बनाने के में कुछ ही दिनों में जनता की धन एकत्र कर रातों रात भाग जाती हैं, उन्हें फ्लाई बाय नाइट कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनियों की समाप्ति के आदेश इस आधार पर दिए जा सकते हैं। तो ये बबल कंपनीज हैं, इसके भी आदेश निकाले जा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है इस आज की क्लास से, या आज के टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया वो है राइट द ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। मीन्स कंपल्सरी ट्रिब्यूनल का क्या आधार होता है, वो आधार आपको मेंशन करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।